अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट की थी क्लास 12 मैथमेटिक्स की। उसके मैं पहले 15 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा चुका हूँ। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं ऑनवर्ड्स, जितने भी क्वेश्चन हो सके इस वीडियो में। अब क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स दिए हैं, अगर आप देखें तो ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, बट ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। तो ये केस नंबर 2 का है। आपको मैं पार्शियल फ्रैक्शन इन डिटेल बता चुका हूँ। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करवाने से पहले मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन करवाया था। अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पे नया है तो काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर उसको इस लेक्चर की समझ नहीं आती, उसको पार्शियल फ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मैंने जो इनिशियल लेक्चर था इस एक्सरसाइज का जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया पार्शियल फ्रैक्शन का, उस लेक्चर का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो आप उस लिंक के थ्रू उस लेक्चर को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के डिफरेंट केसेस को। एनीवेज, ये हमारे पास है केस नंबर 2 का क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, और वो हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स रिपीट होगा और ये वाला फैक्टर भी 2 टाइम्स रिपीट होगा। हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं फ्रैक्शंस में। अब ये देखें कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ये 2 दफ़ा रिपीट होगा। पहले ये सिंगल पावर के साथ आया x+1, और फिर आया x+1 का स्क्वायर। इसी तरह x-2 का होल स्क्वायर है, इसको भी हम ऐसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहले इसकी पावर 1 यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद इसकी पावर 2 लिख दी जाएगी। ये अल्फ़ाबेट A, B, C और D तरतीब के साथ जितने भी बन सकते हैं, चाहे ये F तक भी चला जाए, तो हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चंस में कि ये वाली चीज़ आपका एलसीएम होती है। तो आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपको हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि हर वैल्यू को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करवाएं फिर कैंसलेशन करें। आप डायरेक्ट ये इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। वो कैसे? आप इसके लिए न्यूमरेटर में जो वैल्यू है, लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख दें, डिनोमिनेटर समझे कि गायब हो गया है। अब ए के फ्रैक्शन में फैक्टर देखें कौन सा है, x+1। ठीक है, तो ये एलसीएम है आपके पास। x+1 के स्केयर में से एक x+1 समझें कि कैंसिल हो गया, एक x+1 का फैक्टर बचा है। दो में से एक फैक्टर कैंसिल हो गया, एक बचा है, वो यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, और x-2 का स्केयर बचा है, वो a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। इसी तरह b के साथ जब बात करेंगे तो x+1 का होल स्केयर x+1 के होल स्केयर के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x-2 का होल स्केयर बचेगा, वो b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सी के साथ मल्टीप्लाई किसको करवाएंगे कि सी के बटे में जो फैक्टर है x-2, वो एलसीएम के x-2 के स्केयर में से एक फैक्टर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x-2 का एक फैक्टर और ये x+1 का होल स्केयर वाला फैक्टर वो सी के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह डी के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो x+1 का होल स्केयर होगा, क्योंकि डी के डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, x-2 का होल स्केयर। समझें कि एलसीएम के x-2 के होल स्केयर में से ये वाला x-2 का होल स्केयर कैंसिल हो गया। बचता क्या है आपके पास, x+1 का होल स्केयर, वो d के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी। मैं वैसे तो हर क्वेश्चन में ये एलसीएम करना सिखाता हूँ आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपने डिनोमिनेटर में जो 4 फैक्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन फैक्टर्स में से आपने देखना है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं। वो एक ये वाला फैक्टर है x+1, और ये एक ये वाला फैक्टर है x-2। हम बारी बारी इनको 0 को इक्वल कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने x-1 को 0 के इक्वल, x+1 को 0 के इक्वल कंसिडर किया, तो x की वैल्यू -1 हमें मिलती है। हम इस x की वैल्यू को यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको x नज़र आ रहा है, हम उस x की जगह -1 पुट कर देंगे। अब देखेंगे मैंने जहाँ जहाँ पे भी था x, वहाँ पे -1 पुट कर दिए। अब ये आपको नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 थी मौजूद। इक्वेशन नंबर 2 में आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो x है,
ए के आगे फैक्टर जो हैं, यहाँ पे x की जगह -1 जाना था, तो -1 + 1 क्या होना था 0, तो मैंने इसकी जगह 0 लिए, इसको मैंने लिखा ही नहीं है। फिर इस तरह ये देखें b वाला फैक्टर 0 नहीं होना था, b वाली टर्म ने 0 नहीं होना था क्योंकि उसमें x + 1 नहीं मौजूद। अब इसमें भी x + 1 मौजूद है, तो x की जगह जाना है इसके अकॉर्डिंग -1, तो इसने भी 0 होना है और इसने भी 0 होना है। तो हम सिर्फ लिखेंगे b वाले फैक्टर को। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो x³ है, इसकी जगह -1 का क्यूब बन जाएगा, फिर -6, ये -1 का स्क्वायर +25, तो ये कुछ यूँ ऐसी चीज़ बनती है। ठीक है सर, b वाला फैक्टर 0 नहीं होता था, हमने उसको लिखा है। अब इसको सॉल्व किया तो ये 9b बन जाता है -3 का स्क्वायर लेके। इधर अगर आप चेक करें तो ये 18 आ जाता है, तो b की वैल्यू 18/9 2 बन जाती है आपके पास, ये आपके पास b की वैल्यू है। ठीक, अब आपने क्या करना है, दूसरा जो फैक्टर है मैं स्किप कर गया था, मैं इक्वेशंस के जो कोफिशेंट हैं उनको कंपैरिजन करने चला गया था, मैंने ये स्किप कर दिया था, इस वजह से मैंने ये साइड पे किया है। आई होप कि आपको क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने x-2 जो दूसरा हमारा नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर था ये वाला, अब इसको 0 के इक्वल कंसिडर करना है। तो हमने देखा कि अब x की वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास 2 आती है। इस वैल्यू को भी हमने उठाना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। जैसे कि आपको पता है कि सारा काम इक्वेशन नंबर 2 पे होना है। जहाँ जहाँ पे भी आपको x नज़र आ रहा है हम उसकी जगह x की जगह 2 इंसर्ट कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये a वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 - 2 0 हो जाएगा। ये c वाला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, 2 - 2 0, और b वाला भी बचेगा क्या, d वाला। तो मैंने सिर्फ लिखा है यहाँ पे d वाले फैक्टर को जिसने 0 नहीं होना था, तो मैंने कुछ यूँ ऐसे लिखा है इसको कि 0 a वाली टर्म भी 0, b वाली भी, c वाली भी, d वाली नहीं होनी थी, d में आना है d × 2 + 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 9d। इधर हमने सोल्व किया जहाँ जहाँ पे भी x था उसकी जगह 2 पुट करके इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये d का आंसर 1 बन जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे ये जो मैंने पिक्चर्स आपको मैं शो करवा रहा हूँ, ये नोट्स शो करवा रहा हूँ, PDF फाइल मैं इसकी बना चुका हूँ और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये क्वेश्चंस को। अब हमने क्या करना है, रीराइट इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास ये वाली, ठीक है, इस इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा वहाँ पे लिखना है। तो मैंने इसको दोबारा लिखा है क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी b और d की वैल्यू आई है, a और c की रहती है। इसके लिए हमने करना है अब कोफिशेंट्स का कंपैरिजन। इसके लिए हमने जी इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखा है। अब इसमें चेक करें कि ये x - 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला लग रहा है, उसका हिंट भी मैंने दी है जिसके अकॉर्डिंग होता है a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो ये चीज़ बन जाती है x² + 4 - 4x, x - 2 का स्क्वायर ओपन करके। इसी तरह x - 2 का इधर भी स्क्वायर ओपन हो रहा है, इधर भी कर दिया। इधर x + 1 का होल स्क्वायर इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग ओपन होगा, तो वो बन जाता है x² + 1 + 2x। साथ ये वाला फैक्टर वैसे ही प्लस d है, फिर x + 1 का होल स्क्वायर, इसको दोबारा हमने ओपन किया, ये बन जाता है x² + 1 + 2x। अब हमने क्या करना है कि हमने इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। x को x² से करवाया तो x³ बन जाता है, x को 4 से करवाया तो 4x बन जाता है, x को -4x से करवाया तो -4x² हो जाता है। इसी तरह प्लस का जो 1 है उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे हर टर्म के साथ, तो ये चीज़ ऐसे आ जाती है। फिर इसी तरह b को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कुछ ऐसे बन जाता है। तो ये इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ तो ये हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मैं फिर भी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर स्टेप आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पे ये देखें कि x² को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x³ बन जाता है, x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला बन जाता है। बल्कि मैंने इसको ऐसे किया है, ये समझें कि ये x है, इसको पहले x² से किया है तो x³, फिर इस x को 1 से किया तो x, फिर x को 2x से किया तो 2x², फिर इसी तरह -2 को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ यूँ आ जाता है। ठीक है, फिर प्लस d है, d को अंदर हर टर्म के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब हमारे पास क्या बचता था, अब यहाँ पे ये देखें कि ये है आपके पास -4x², क्योंकि x³ वाली टर्म तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि
इसके रिलेटेड कोई और टर्म नहीं है ब्रैकेट में। ये -4x² है और ये +x² है, तो ये -3x² आ जाएगा। ये प्लस का 4x है और ये माइनस का 4x है, यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा और ये +4 बचेगा, वो मैंने लिख दिया है। ये b वाली टर्म्स जो हैं वो सारी वैसे ही लिख दी हैं। अब c को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ पे भी देखें ये +2x² है, ये -2x² है, इन दोनों को कैंसल आउट कर दें, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास बचता है अंदर x³, ये -4x और ये +x, ये -3x बन जाता है और ये -2 बचता है। फिर आगे ये d वाली टर्म्स मैंने लिख दी हैं एज इट इज़, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, a को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें और इसी तरह इधर c को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। ये कुछ यूँ कोफिशेंट्स की ना इक्वेशन बन गई है। ये आप इसको बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ कोफिशेंट्स। तो हमने यहाँ पे कोफिशेंट्स का ही कंपैरिजन करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी टर्म हाईएस्ट पावर वाली है, यानी कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ पे मैंने लिखा है कंपेयरिंग कोफिशेंट्स ऑफ टर्म्स, कंपेयर करना है दोनों साइड्स पे। तो सबसे पहले जो टर्म आती है वो x³ आती है, उसके कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखें तो x³ वाली टर्म है, तो उसका कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, मान लें कि यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। और इधर देखा जाए राइट साइड में तो एक x³ का कोफिशिएंट है a और दूसरा है +c, तो a + c आ जाता है = 1। ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी तक b और d की वैल्यू आई थी, b और d की, a और c को तो हमने फाइंड करना था, तो ये दोनों अननोन है, तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाती है। हम नंबरिंग दे चुके हैं 1 और 2 को, और अब हमने इसको नंबरिंग दे दी है थर्ड इक्वेशन की, इसको थर्ड इक्वेशन बना दी है। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो कोई भी वैल्यूज़ नहीं आ रही, ना a की ना c की। अब हम कोफिशिएंट कंपैरिजन करेंगे x² टर्म्स का। x² की टर्म्स देखें तो यहाँ पे आता है -6 लेफ्ट साइड में, इधर x² वाली टर्म्स देखें तो ये -3 है a है, और ये प्लस का b है, और ये प्लस का d है। तो हम लिख देंगे -3a + b + d, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास b और d की वैल्यूज़ तो आ चुकी थी, हमने b और d की वैल्यूज़ को पुट कर दिया जो हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो हमारे पास a की वैल्यू जो आ जाती है वो 3 आ जाती है, ठीक है। इस a की वैल्यू को हम मेनली यूज़ करेंगे, इस a की वैल्यू को इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो मैंने इसको कुछ यूँ किया, आपके सामने मैं दिखाता हूँ इसको कि अब देखें कि a की जो वैल्यू थी हमारे पास आई थी 3, ठीक है। हम उसको ये निकाल चुके हैं, उसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में हम गए हैं, वहाँ पे a नज़र आया, उसकी जगह हमने 3 पुट कर दी है। अब ये कुछ यूँ बन जाता है, ठीक है। तो इस यहाँ से c की वैल्यू आ जाती है -2। अब हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ हो चुकी हैं, निकल चुकी हैं, a b c और d। हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ a b c एंड d इन इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, आपको मैं दिखा देता हूँ। जो हमने स्टार्ट पे पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू रिजोल्व करके बनाई थी कोफिशिएंट्स की इक्वेशन, जिसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया था, यानी कि हमने सिंगल फ्रैक्शन को 4 फ्रैक्शंस में स्प्लिट कर दिया था। अब यहाँ पे a b c और d की वैल्यूज़ आएंगी, तो मैंने यही लिखा है कि ये जो a b c d की वैल्यूज़ निकाली हैं तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब आप इसको PDF फाइल के थ्रू समझेंगे, साथ आपने PDF फाइल ओपन की होगी और साथ आप ये वीडियो समझेंगे, या वीडियो समझने के बाद आप PDF फाइल ओपन करेंगे, तो आप जब खुद सोल्व करना का स्टार्ट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी प्रॉपरली, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब ये देखें प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि दरमियान में 2 साइंस नहीं आ सकते, तो हम इन दोनों साइंस को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब हमने क्वेश्चन में ओरिजिनली इंटीग्रेशन को सॉल्व करना था यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक। हम ये जो क्वेश्चन का जो वैल्यू थी, ये वाली फ्रैक्शन, उसकी वैल्यूज़ हम निकाल चुके हैं, उसका आंसर यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन निकाल चुके हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बाकी है, तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हर वैल्यू का इंटीग्रल लेंगे, तो हमें नज़र आ रहा है ये 3 एज अ कोफिशिएंट है, तो ये रियल वैल्यू एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगी, ये 2 भी एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ठीक है, और ये -2 भी बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि अब देखें कि ये वाला फंक्शन नीचे मौजूद है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग जब फंक्शन नीचे और ऊपर उसका डेरिवेटिव बने तो इसका ln x + 1 आंसर आ जाएगा। अब इस पे रूल 2 नहीं लगेगा, उसका मसला ये है कि इस यहाँ पे जो पावर होल पावर 2 है, रूल 2
ऑफ इंटीग्रेशन मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूँ, जो मेरे चैनल पे पहले से मौजूद स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल पे तीसरा चैप्टर स्टार्ट से समझा है, बेसिक कंसेप्ट लिए, तो उनको तो पता होगा। एनीवेज जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए हर दफ़ा हर नई चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ जो उन लोगों के लिए नहीं होती है, तो इस वजह से मेरे थोड़े लेक्चर्स भी लेंथी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग रूल 2 के अकॉर्डिंग फंक्शन की पावर 1 होनी चाहिए थी, ये तो 2 है होल पावर 2, तो हम इसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे ताकि रूल 1 लगा सके। अब रूल 1 कैसे लगेगा कि रूल 1 के लिए इस पावर को कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसी तरह यही चीज़ यहाँ पे हुई है, x-2 का होल स्क्वायर था, तो इस फैक्टर को भी हम ऊपर ले गए हैं, तो इसकी पावर -2 हो जाएगी, नीचे +2 थी। अब इन दोनों केसेस में यहाँ पे होल पावर मैटर नहीं करेगी, रूल 1 लगाएंगे। रूल 1 के लिए फंक्शन होगा हमारे पास x+1, उसका डेरिवेटिव क्या होता है x1, वो सिंपली आगे मौजूद है। x-2 का भी x के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो क्या होता है 1, तो वो भी साथ आगे मौजूद है। तो रूल 1 के अकॉर्डिंग टोटल पावर में ऊपर एक ऐड करना है और नीचे एक ऐड करना है, तो -1 में ऊपर एक ऐड करें तो -1 बन जाता है पावर में, और नीचे भी -1 + 2 करें, और सॉरी -2 + 1 करें तो यहाँ पे -1 आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे -1 और ये -1 बन चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे रूल 2 सिंपली लग गया था क्योंकि यहाँ पे होल पावर का प्रॉब्लम नहीं था, होल पावर 1 थी, तो नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा था 1, तो रूल 2 के अकॉर्डिंग ln इंटू फंक्शन आंसर आ गया था, ln इंटू x-2, ठीक है जी। ये हमारे पास इन दी एंड आंसर आ जाता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे किसी पॉइंट पे कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70, वेरी लेंथी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स ज़्यादा हैं हमारे पास देखा जाए तो। अब इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फैक्टर है x-3, लीनियर फैक्टर बट नॉन रिपीटेड, ये एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं आएगा, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटेड है। और ये वाला जो फैक्टर है x+2 का होल क्यूब, ये 3 दफ़ा रिपीट होगा क्योंकि इसकी होल पावर कितनी है 3 है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे a/, ये फर्स्ट लीनियर फैक्टर लिख दिया x-3, फिर प्लस b/, ये x+2 की होल पावर 3 है ना, क्यूब है, पहले इसकी एक सिंगल पावर 1 आएगी, फिर अगले लेटर जो है, इंग्लिश लेटर जो है उसके डीनो में कोफिशिएंट कह लें आप इसको, सिंपली कोफिशिएंट बोल सकते हैं, अगले कोफिशिएंट के बटे में इसकी पावर 2 आएगी, फिर उससे अगले कोफिशिएंट के डिनोमिनेटर में इसकी पावर 3 आएगी, ठीक है। इस तरह ये क्वेश्चन 1 बन जाती है कोफिशिएंट की क्वेश्चन। अब हमने एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बता चुका हूँ इन डिटेल कि कैसे आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के आपके पास इक्वेशन कुछ यूँ बनती है, मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। एलसीएम से जब इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लेफ्ट साइड में सिर्फ न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को लिख दें, एज इट इज़ लिख दिया। अब a/x-3 था, तो ये एलसीएम है हम आपके पास, x-3 समझे एलसीएम के फैक्टर में से x-3 के साथ गायब हो गया, बचा है x+2 का होल क्यूब, वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह b की बारी आएगी, b के बटे में x+2 सिंगल, क्यूब में से एलसीएम के x+2 की पावर क्यूब वाले फैक्टर में से ये x+2 क्यूब में से एक फैक्टर के साथ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा x+2 का होल स्क्वायर और ये x-3 दोनों b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर इसी तरह ये c के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो स्क्वायर है x+2 का होल स्क्वायर क्यूब में से दो फैक्टर्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक फैक्टर बच जाएगा और साथ x-3 बच जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये प्लस d है, इसके बटे में सिर्फ x-3 बच जाएगा क्योंकि ये क्यूब वाला फैक्टर ओवरऑल क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, x-3 बचेगा वो d से मल्टीप्लाई। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं आपके पास x-3 और x+2, आप इन दोनों को बारे बारे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं, जीरो को इक्वल कंसीडर करें। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 16 करवा के हटा हूँ, आई होप कि आपको इसकी चीज़ की समझ लग जाएगी। जब मैंने x-3 को जीरो को इक्वल रखा तो x की वैल्यू 3 आती है, इस 3 वैल्यू को उठाऊंगा इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, आपको पता लग जाएगा कि कौन से फैक्टर ने जीरो होना है कौन से ने नहीं जीरो होना, तो ये a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाती है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लग चुकी होगी क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 16 इन डिटेल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये सेम उसी तरह है, मेन काम कोफिशिएंट कंपैरिजन पे आएगा, मैं आपको वो इन डिटेल बताता हूँ। इसके बाद ये जो दूसरा फैक्टर है आपके पास x+2,
ठीक है, ये नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इसको जीरो को इक्वल कंसीडर किया तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -2। इसको भी हम उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। जहाँ जहाँ भी x नज़र आ रहा है इसके अकॉर्डिंग x की जगह -2 जाएगा। जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -2 चला जाएगा। जब मैंने -2 पुट किया तो हमें पता लगता है कि d वाला फैक्टर बचता है, a b c कोफिशेंट वाली जो टर्म्स हैं वो कैंसल आउट हो जाएगी। ये d वाली टर्म बचती है तो -5d हो जाता है। ये -2 -3 एड अप हो गया -5। अब ये उधर जाकर प्लस नहीं होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। ये -5d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम d की वैल्यू निकालेंगे तो ये -5 ओवरऑल उधर जाकर डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 35 आ जाता है, आपके सामने है। ये गलती ना कीजिएगा, आपको मैं काफ़ी दफ़ा बहुत सारी जगह पे बता चुका हूँ। आई होप कि आपको इस चीज़ का पता होगा कि -2 का होल क्यूब लिया जाए तो जब नेगेटिव टर्म होती है उसकी पावर जब ओड होती है तो नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव ही रहता है, साइन पॉजिटिव में चेंज नहीं होता। हाँ, यहाँ पे जब -2 का स्क्वायर लिया गया, 2 का स्क्वायर लेके 4 तो आना ही था। अब यहाँ पे साथ माइनस नहीं आया, उसकी वजह यही है कि पावर इवन है तो माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे 35 आ जाता है। अब ये था क्वेश्चन नंबर 17 हमारा चल रहा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं जी। ये d की वैल्यू हमारे पास निकल आती है -7, क्योंकि 35 ओवर -5 हो जाएगा। ये d की वैल्यू -7 आ जाती है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू निकल आई 2 और ये d की वैल्यू। अब बच गई है हमारे पास b और c की वैल्यू। री राइट इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 थी लंबी सारी, जो एलसीएम से मल्टीप्लाई करवा के लिखी थी, उसको दोबारा हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमने अब कोफिशिएंट कंपैरिजन करना है। उसके लिए हम री राइट इक्वेशन नंबर 2 करेंगे। अब इसको ओपन करेंगे। अब ये देखें कि हर टर्म को ओपन करना फिर मल्टीप्लाई करवाना काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो मैंने इसको सिंपली कैसे किया देखें। एक्स आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। आप देखें कि जगह तो उतनी ही आई है मगर आसान हो गया। पहले ये था कि सारी इक्वेशन को लिखना मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, 2-2 लाइंस में लिखना पड़ता था तो मुश्किल हो जाता था। तो मैंने यहाँ पे फार्मूलाज को पहले खोल लिया है। अब ये देखें कि ये वाली टर्म जो देखें a इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करके मैंने ऐसे लिखा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, यहाँ पे फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, जिसके अकॉर्डिंग होता है फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू फिर इंटू a प्लस बी यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ये क्यूब वाले फार्मूला अलजेब्रिक फार्मूला आई होप कि आपको आते होंगे, आपने डिफरेंट जगह पर पढ़े हैं, 9th-10th में भी पढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे इसको हम सोल्व कर लेंगे। अब ये देखें 3x इंटू 2 ये 6x बन जाता है। ठीक है, अब अंदर x प्लस 2 ही है, 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x स्क्वायर प्लस 12x हो जाता है। ठीक है, अब इसको लिखा जाएगा a इंटू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। इसी तरह ये b वाली जो टर्म है इसको भी हम ओपन करके लिखेंगे कि x माइनस 3 वैसे ही है हमारे पास, x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन होगा तो ये बन जाएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया गया तो x क्यूब आ जाता है, x को 4 से करवाया गया तो 4x बन जाता है और x को 4x से करवाया गया तो 4x स्क्वायर। इसी तरह -3 को करवाना है, -3 को x स्क्वायर से करवाया -3x स्क्वायर, -3 को 4 से करवाया तो -12 आ जाएगा, -3 को प्लस 4x से करवाया तो -12x आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर देंगे। ये देखें x क्यूब वाली टर्म तो ऐसी, क्योंकि इसके रेलिवेंट कोई और टर्म नहीं है, ये 4x स्क्वायर है, ये -3x स्क्वायर है, तो ये एड अप होके सब्ट्रैक्शन होके एक सिंगल x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस का 4x है, ये माइनस का 12x है, ये -8x आ जाएगा, ये माइनस का 12 वैसे ही बच जाएगा। इसी तरह ये c वाली जो टर्म थी, ठीक है, c के अंदर था x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 6। और ये जो d वाली टर्म थी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल है d इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 2 थी मैंने उसको लिख दिया कि इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, ये जो सिंप्लीफाई करके वैल्यूज़ निकाली हैं लिख देंगे। लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी, a इंटू एक्स प्लस 2 के होल क्यूब की जगह मैं लिख दूंगा ये वाली वैल्यू, और b इंटू ये b वाली टर्म की जगह जो सिंप्लीफाई करके बना है b इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 लिख दूंगा, ये मैंने लिख दिया। आगे है प्लस c इंटू ये दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है जी, आगे d है, d प्लस डी इंटू एक्स माइनस 3 लिख दिया जाएगा।
ठीक हो गया। अब ये देखें कि मज़ीद आप इस तरह कर सकते हैं, आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई ये है ए और ये सारी ए की टर्म्स हैं, ये है बी और ये सारी बी की टर्म्स हैं, ठीक है, और ये है सी, ये सी की टर्म्स हैं, और ये डी है, डी की टर्म्स हैं। तो बेहतर है कि आप यहाँ से ही कंपैरिजन कर लें कोफिशेंट्स का, क्योंकि आपको क्लियर तो हो चुका है इस चीज़ का, बजाय इसके कि आप पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करें हर टर्म के साथ, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। मैंने इधर ऐसे ही किया कि कंपेयरिंग कोफिशेंट ऑफ टर्म्स। सबसे पहले देखा तो हाईएस्ट पावर हमारे पास आती है एक्स क्यूब, उसके कोफिशेंट्स का कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या है, 1, वो 1 लिख दिया। राइट साइड में देखा जाए तो एक्स क्यूब किस किस के कोफिशेंट में आ रहा है, किस किस कोफिशेंट के साथ आ रहा है, ये ए के साथ आ रहा है तो ए लिख दिया, और कौन सी कोफिशेंट में आ रहा है यानी कि ब्रैकेट में देखा जाए तो ये बी में आ रहा है, ठीक है, ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है जी। तो इस तरह हम ए प्लस बी लिख दिए। अब हमारे पास ए की वैल्यू हो चुकी थी, वो मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ, हम निकाल चुके हैं ये ए की वैल्यू 2, इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब हम करेंगे कंपैरिजन कोफिशेंट्स का फॉर एक्स के टर्म के लिए। इधर एक्स के टर्म का कोफिशिएंट क्या है 22, और इधर एक्स के कहाँ कहाँ पे आ रहा है हम गौर कर लेते हैं, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो कोफिशिएंट हो जाता है ए और ये प्लस का बी और ये प्लस का सी, ठीक है जी, ये लिख दिया। अच्छा ये 6a हो जाता है, ये देखिएगा यहाँ पे अकेला एक्स स्क्वायर नहीं है, ये है 6x स्क्वायर, तो ये 6 और ये a दोनों एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म किस किस कोफिशिएंट के साथ आ रही है, 6a के साथ, b के साथ और ये c के साथ, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया 6a प्लस b प्लस सी लिख दिया गया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करें, ए की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, बी की वैल्यू यहाँ से निकाली, -1 पुट की है, सोल्व किया तो सी का आंसर आ जाता है हमारे पास 11, ठीक है। अब ये ए बी सी डी की कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ हो चुकी हैं हमारे पास, इन सारे कोफिशेंट्स की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, जो कोफिशेंट्स की इक्वेशन थी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू ये बी की, ये सी की, ये डी की लिख दी गई। अब ये देखें हमने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल लेना है, हमें पता है कि 2 कोफिशिएंट तो ये इंटेग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 11 कोफिशिएंट है तो ये इंटेग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे -7 कोफिशिएंट है तो ये इंटेग्रल साइन के बाहर आ जाएगा, ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन चुका है यहाँ पे, ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन चुका है यहाँ पे। अब हम इंटेग्रल सोल्व करेंगे, यहाँ पे तो सिंपली देखें कि नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ln x-3 हो गया, नीचे फंक्शन है, होल पावर भी उसकी 1 है, x+2 की होल पावर यहाँ पे 1 है और ऊपर उसका सिंपली डेरिवेटिव बन रहा है 1, तो ln x+2, ठीक है। यहाँ पे 11 कोफिशिएंट, वैसे ही यहाँ पे प्रॉब्लम था क्योंकि यहाँ पे होल पावर 1 नहीं है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 में बता चुका हूँ, यहाँ पे होल पावर 2 है, तो यहाँ पे रूल 2 नहीं लग सकता है, रूल 2 की कंडीशन है, लाजमी कंपलसरी है कि होल पावर रूल 2 लगाने के लिए नीचे फंक्शन की होल पावर 1 होनी चाहिए, तो हम उसको उठाकर ऊपर ले जाएंगे, -2 कर दिया, और इसको उठाकर ऊपर लेके गए तो ये x+2 की पावर एक्स प्लस, ये स्टूडेंट्स में मिस्टेक कर गए, यहाँ पे x+3 नहीं x+2 है, यहाँ पे x+2, यहाँ पे भी x+2, ये भी x+2, ये भी x+2 और यहाँ पे भी x+2 आता है, ठीक है। तो इसको उठाकर लेके गए तो ऊपर -3 हो जाता है, तो रूल 1 लग रहा है, रूल 1 के लिए ये होल पावर मैटर नहीं करेगी, ना -3 ना -2, सिंपली x+2 का डेरिवेटिव लिया जाए तो ये सामने मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो रूल 1 ये कहता है कि जो होल टोटल पावर है ना यहाँ पे -2, उसमें एक ऊपर भी ऐड कर दें और एक डिनोमिनेटर में भी ऐड कर दें। इसी तरह -3 है, इधर ऊपर भी 1 ऐड कर दिया और नीचे भी 1 ऐड कर दिया, तो इसको सोल्व किया, ये देखें -2 + 1 -1 हो जाता है, -3 + 1 -2 हो जाता है, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ये 7/2 हो जाता है, ये नेगेटिव और ये प्लस मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव हो जाएगा, ये 11 वैसे ही, पावर नेगेटिव है तो बटे में लेके जाएंगे तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, उनमें एक लीनियर फैक्टर है और जो दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर है। अब ये केस नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। पहले जो हमने क्वेश्चन 70 तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो केस 1 और केस 2 के रिलेटेड थे, उनमें कोई भी क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं था। अब यहाँ पे इस फैक्टर में जो x की पावर है वो 2 है, तो ऐसा फैक्टर जिसमें x की पावर 2 हो
हम उसको क्वाड्रेटिक फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर क्वाड्रेटिक इररिड्यूसेबल है। मान लें कि अगर आपके पास यहाँ पे एक्स स्केयर -1 होता तो यहाँ पे ये रिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था, क्योंकि यहाँ पे अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग x+1 इंटू x-1 आ सकता था। बट केस 1 ये कहता है पार्शियल फ्रैक्शन का कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हों उनमें से एक फैक्टर ऐसा लाजमी होगा जो कि इररिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, और वो होगा नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड से क्या मुराद है कि ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये इररिड्यूसेबल है। उसके बाहर पावर जो कोई भी नहीं मौजूद है, 2, 3, 4। हाँ, अगर 2, 3 होता तो इसका मतलब है इसने 2 टाइम्स या 3 टाइम्स इसने रिपीट होना था, तो ये सिंगल टाइम ही आएगा। ये इररिड्यूसेबल और ये नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो केस 3 का मैंने आपको बताया कि इसमें डिनोमिनेटर में इररिड्यूसेबल और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? a ओवर ये जो पहले लीनियर फैक्टर है उसके लिए हम a की अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे, a ओवर x+1। और ये है क्वाड्रेटिक फैक्टर x²+1, इसके लिए हम दो अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा यूज़ करेंगे bx+c, क्योंकि a हो चुका है। a से नेक्स्ट जो दो कोफिशेंट्स हैं वो आ जाएंगे b और c, तो ये बन जाएगा bx+c और बटे में आएगा x²+1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो जाती है। अब हमने क्या करना है, एलसीएम के साथ दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। ये है जी x+1 और ये है x²+1। ये एलसीएम हमारा आता है, हम इससे दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये न्यूमरेटर बच जाता है हमारे पास x-2 लेफ्ट साइड का, और a के बटे में जो फैक्टर है वो हम छोड़ देंगे, दूसरा फैक्टर जो होगा वो a से मल्टीप्लाई करवा दें, और bx+c के बटे में जो फैक्टर है वो छोड़ दें, ये स्केयर वाला फैक्टर x²+1 वाला, और x+1 को bx+c से मल्टीप्लाई करवा दें। ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि देखें इन फैक्टर्स में से ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हैं कौन सा फैक्टर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, जो कि रिपीट नहीं हो रहा, लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड। कौन सा फैक्टर? वो है x+1। अब हम क्या करेंगे, x+1 को 0 के इक्वल कंसिडर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है -1, उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 में जाएंगे, जहाँ पे x नज़र आ रहा है उसकी जगह हम इसके अकॉर्डिंग -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जहाँ जहाँ पे x है हमने उसकी जगह -1 पुट की है, तो ये -1 + 1 0 हो जाता है, तो ये वाली टर्म तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये a वाली टर्म आएगी, 1 + 1 2a बनेगा, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 3 के साथ -3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये की वैल्यू बन जाती है -3/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब कोई और दूसरी क्वेश्चन नहीं है, फैक्टर नहीं है जो कि इक्वल रख लें हम 0 के, क्योंकि कोई और फैक्टर नहीं है जो कि नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो। ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हम इसको 0 के इक्वल कंसिडर नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, री राइट इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखना है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास। हमने इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखा। अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई कर लें और bx को x से करेंगे तो bx² आ जाएगा, bx को 1 से करेंगे तो ये bx आ जाएगा, c को x से करेंगे तो ये cx आ जाएगा, c को 1 से करेंगे तो ये c आ जाएगा। ये हमारे पास कोफिशिएंट की इक्वेशन बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स फॉर टर्म्स। हमने टर्म्स के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। इधर टर्म x² वाली नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा हमारे पास 0। इधर x² वाली टर्म जो है a है और एक कोफिशिएंट उसका a है और दूसरा है उसका b, a + b आ जाएगा = 0। अब a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -3/2, तो b की वैल्यू आती है +3/2, ठीक है। ये b की वैल्यू हो चुकी। अब हमने क्या करना है, फॉर x टर्म के लिए करना है। x टर्म के लिए करना है तो इधर लेफ्ट साइड में देखें कि x जो वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 हमारे पास, ये 1 आ चुका है। और ये जो इधर x वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है, b + c, तो यहाँ पे b + c लिख दिया गया। अब जो b की वैल्यू है 3/2 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब ये उधर जाएगा -3/2 बन जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लें तो हमारे पास ये बन जाता है 2 - 3/2, तो सॉल्व करके आ जाता है -1/2। इस तरह हमारे पास ये b की और c की और ये a की वैल्यू हो चुकी है। ये काफ़ी आसान है क्योंकि ये जो प्रीवियस हमने केस 2 के किए हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं, इनमें कोफिशिएंट कंपैरिजन काफ़ी आसान हो जाता है। हम इन तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को उठाएंगे, a b c की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास थी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे a b और c की वैल्यू जाएगी, a की वैल्यू अकेली जाएगी, b और c की वैल्यू a की फ्रैक्शन में आएगी। तो हमने लिखा जी ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू है। अब ये देखें कि इसके डिनोमिनेटर में भी 2 है
यहाँ पे भी 2 है, तो 2 एलसीएम ले लिया जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3x-1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इधर जो था 2 था वो डिवाइड हो रहा था, वो नीचे जाकर नीचे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट स्टेप में हम कर लेंगे कि ये वाला जो 2 ऊपर डिवाइड हो रहा है वो नीचे आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, ये गिवन इंटेग्रल बिकम्स, दोनों साइड्स पे हम इंटेग्रल लेंगे तो -3/2 है, एज अ कोफिशेंट बाहर आ जाएगा। यहाँ पे बटे में 2 है, वो एज अ कोफिशेंट बाहर चला जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो ln x+1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझने वाली है। 3x-1 है ऊपर और नीचे है x²+1, यही इसका पॉइंट समझने वाला है इन क्वेश्चंस में, यहाँ पे इंटेग्रल ही समझने वाला है। नीचे फंक्शन है x²+1, उसका अगर डेरिवेटिव लें तो आपको पता चलता है कि उसका डेरिवेटिव होता है 2x, मगर ऊपर मौजूद है 3x, और वो 3x भी अकेला नहीं है, -1 है साथ। हम पहले क्या करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे, यानी एक ये सिंगल फ्रैक्शन है, इसकी जगह 2 फ्रैक्शन बना लेंगे। कैसे? 3x के डिनोमिनेटर में x²+1 सेपरेट कर दें, -1 के डिनोमिनेटर में x²+1 सेपरेट कर दें। अब यहाँ से 3 और 1/2 पहले से मौजूद है, तो ये 3/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। अब ये मैंने ये निकाला नहीं है, इससे पहले ये देख लें मैंने इस स्टेप में क्या किया है कि डिनोमिनेटर सेपरेट किया है दोनों वैल्यूज़ का, न्यूमिनेटर में जो 2 टर्म्स थी उनका डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया। वजह मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव बनता है 2x, तो मुझे सिर्फ ऊपर 2x बनाना है 3x की जगह, और मुझे -1 नहीं साथ रखना था, तो मैंने उसका डिनोमिनेटर ही सेपरेट कर दिया। अब जब मैं दोनों के साथ इंटेग्रल अलग अलग लिखूंगा तो ये 1/2 भी साथ जाएगा, क्योंकि 1/2 कोफिशिएंट दोनों का बड़ा है, ठीक है। तो 1/2 इसके इंटेग्रल के साथ भी लिखा गया, 1/2 इसके इंटेग्रल के साथ भी लिखा गया। अब ये चीज़ समझने वाली है। अब यहाँ पे आप देखें कि 3 जो है वो एज अ कोफिशेंट बाहर चला जाएगा। कोफिशेंट हम किस चीज़ को बोलते हैं, मैं हर वीडियो में हर रोज़ ही आपको बताता हूँ जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ, कि जो रियल वैल्यू, स्टूडेंट्स क्योंकि अक्सर बोल जाते हैं, जो रियल वैल्यू किसी वेरिएबल किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो कोफिशेंट होता है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों में कोफिशेंट बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव के साइन के भी और इंटीग्रल के साइन के भी। तो 3 बाहर आ जाएगा, ये 3/2 बन जाएगा, ऊपर अकेला बच जाएगा x, -1/2 है। अब यहाँ पे चीज़ समझने वाली है, ये देखिएगा ज़रा x² + 1 है, तो मैंने इसकी जगह कर दिया 1 का स्केयर होल स्केयर और ये x का होल स्केयर, 1 + x² कर लें या x² + 1 कर लें, ये सेम ही है, यानी x का होल स्केयर सेपरेट और 1 का होल स्केयर सेपरेट। अब ये है इंपॉर्टेंट इंटेग्रल रिजल्ट्स टू रिमेंबर, जो कि लगने हैं, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटेग्रल रिजल्ट्स दिखा दूं, ये क्वेश्चंस करवाने से पहले मैंने आपको बताना था। एनी हो, मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि कौन से वो इंपॉर्टेंट इंटेग्रल रिजल्ट्स हैं। ये मैं आपको 3.3 में करवा चुका हूँ यूज़, 3.4 में करवा चुका हूँ। ये बेसिकली 3.3 में आपको पता है हम सब्स्टिट्यूशन फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस यूज़ करते थे, जहाँ पे हम अलजेब्रिक फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ रिप्लेस कर देते थे। x = a sin थीटा, a cot थीटा, a secant थीटा, a tan थीटा, 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन यूज़ होती थी वहाँ पे। अब उन सब्स्टिट्यूशंस के रिजल्ट्स को हमने यहाँ पे याद रखना है वो हमने पूरी नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं। अब हमने यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है ना, तो इसका डायरेक्ट इंटेग्रल रिजल्ट लगेगा, जो कि हमें याद रखना है। टीचर्स बाकी जो है वो डायरेक्ट बता देते हैं, मैं थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, वीडियो आई थिंक लंबी हो जाएगी, मगर इंटेग्रल रिजल्ट्स जो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके अकॉर्डिंग क्या है जी, 1/1 + x²। अगर देखा जाए तो ये tan इनवर्स x फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है, तो इसकी जगह लिख दिया जाएगा tan इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन। और 1/√a इसी तरह है 1/√1 - x², 1/√1 - x²। अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलाज आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आपको पता चलेगा कि साइन इनवर्स x वो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लेकर आता है हमारे पास 1/√1 - x², तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन इनवर्स x। अगली चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली वो ये है, आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो सिंपली कांस्टेंट था 1, अगर इसकी जगह कोई कांस्टेंट और हो जाता है 2 का स्केयर हो जाता है, ये मान लें कि यहाँ पे 1 का ही स्केयर है,
तो अगर ये ए का स्केयर हो जाता है, ए कोई भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकती है, ये कांस्टेंट का स्केयर और ये वेरिएबल का स्केयर, इस फार्मूला को याद रखते हुए इसका हमें पता चल जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा साइन इनवर्स एक्स, और जो भी कांस्टेंट यहाँ पे होगा वो एक्स के बटे में लिख दिया जाए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दोबारा रिकॉल करवा रहा हूँ कि ये 3.3 में हमने सब्स्टिट्यूशन के थ्रू फाइनल रिजल्ट निकाल रहे थे, ये दोनों जो हैं ये फाइनल रिजल्ट हैं 3.3 एक्सरसाइज के। वहाँ पे हमने अलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन पे रूल 1 और रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था, तो हमने अलजेब्रिक फंक्शन की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ रिप्लेसमेंट की थी, उसको हम बोलते थे सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ये उन सब्स्टिट्यूशंस का रिजल्ट है, हम पूरी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हम काफ़ी लेंथी मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन कर चुके हैं। तो ये दो इंटीग्रल रिजल्ट्स कैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, जिस तरह ये आपको मैंने याद करवाया, क्योंकि ये आपको कैसे याद है, क्योंकि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज दूसरे चैप्टर में किए हैं, मैंने आपको करवाए हैं। वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 6 डेरिवेटिव फार्मूलाज थे, वो दोनों यहाँ पे इंटीग्रेशन में यूज़ हो रहे हैं। मैं पहले दिन से इंटीग्रेशन में ये बात कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये वाला रिजल्ट साइन इनवर्स एक्स के बराबर बनता है। इसको कैसे याद रख लें कि मान लें कि अगर आपके पास ए कांस्टेंट 1 के अलावा है, 2 का स्केयर है, 3 का स्केयर, तो आप क्या करें, साइन इनवर्स एक्स लिखें और जो भी कांस्टेंट है उसको यहाँ पे एक्स के साथ डिवाइड कर दें। इसी तरह एक tan वाला फार्मूला है, ये देखें tan इनवर्स एक्स वाला की है, मान लें कि यहाँ पे 1 की जगह 2 का स्केयर है, तो ये बन जाएगा 1/2 का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर, तो उसका रिजल्ट किसके इक्वल आएगा, ये इंटेग्रल रिजल्ट याद रखना है आपने। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता जब दरमियान में एडिशन का साइन है कि एक्स स्केयर पहले है या ए स्केयर पहले है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। इसका रिजल्ट आएगा 1/a, जो भी वो कांस्टेंट होगा, मान लें कि यहाँ पे 2 का स्केयर है, तो वो a कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x/2 लिख दिया जाएगा। मगर जनरली हम a यूज़ कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये थे इंपॉर्टेंट इंटीग्रल रिजल्ट्स जो कि आपने याद रखने हैं, इनके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये रिकॉल करवा दिए फार्मूलाज, वीडियो तो खैर लंबी हो ही गई है। हम यहाँ पे थे, ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ से 3 कोफिशिएंट के तौर पे बाहर चला गया था, 2 इंटीग्रेशन सॉल्व होने वाली हैं। जब मैंने ये देखा कि ये तो सिंपली है मेरे पास 1/1 प्लस एक्स स्केयर या 1/x स्केयर प्लस 1, तो हम पहले डायरेक्ट पहुँचेंगे कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी, मैंने हिंट भी दिया, इसकी जगह आ जाएगा tan इनवर्स एक्स सिंपली। इसकी जगह क्या है, ये है एक अलजेब्रिक फंक्शन, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन ही था, ये तो डायरेक्ट हमें पता लग गया tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर बनता है। अब यहाँ पे हमने लगाना है रूल 2। रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन क्या कहता है, आपके पास नीचे जो फंक्शन है उसकी होल पावर हो 1। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं, वो कहेंगे कि यहाँ पे होल पावर 2 है, मगर होल पावर यहाँ पे लिखी गई है वो जो कि है 1, ये x का स्केयर है, 2 पावर x की है, इसका डेरिवेटिव लें तो ऊपर सिंपली होना चाहिए 2x, हमारे पास अकेला है x, तो हम 2 से कर लेंगे मल्टीप्लाई और 2 से कर लेंगे डिवाइड, ये एक 2 पहले से मौजूद है, एक 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये 3/4 बन जाएगा, तो ये नीचे सिंपली फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो ln x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 सोल्व हो चुका है जी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी केस 3 के रिलेटेड है, क्योंकि इसमें भी ये जो 2 फैक्टर्स हैं उनमें से एक फैक्टर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इररिड्यूसिबल और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 हमने किया है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू रिजोल्व करेंगे। ए ओवर पहले लीनियर फैक्टर आएगा जो साथ दिए एक्स माइनस 1, प्लस फिर 2 अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठे कर देंगे, बी और सी को बी एक्स प्लस सी बन जाएगा, और ये सेकंड लीनियर फैक्टर आ जाएगा हमारे पास। ये सेम क्वेश्चन नंबर 18 की तरह ही है। तो मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड्स, इक्वेशन नंबर 1 के दोनों साइड्स पे एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास एलसीएम है बेसिकली। तो न्यूमिनेटर वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में बच जाएगी, सिर्फ एक्स है वो न्यूमिनेटर में वो बच जाएगा, ए के साथ ये वाला फैक्टर आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी के साथ ये वाला फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है एलसीएम की। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, अब हम देखेंगे कि दोनों फैक्टर्स में से कोई ऐसा फैक्टर ऐसा तो नहीं है कि जो नॉन रिपीटेड
लीनियर फैक्टर हो, ये लीनियर फैक्टर है और ऊपर से है भी नॉन रिपीटेड, हम इसको ज़ीरो को इक्वल कंसीडर करें तो सिंपली एक्स की वैल्यू 1 आती है, इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। हमने इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ भी आपको एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह 1 पुट की है, तो हमारे पास ए वाली टर्म निकल रही थी, ए की वैल्यू निकल रही थी, ए कोफिशेंट की वैल्यू आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये कैंसल आउट हो जाता है, 1 - 1 0 हो जाता है। अब हम रीराइट इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 थी ये वाली, ठीक है, उसको मैंने दोबारा लिखा। अब इसको सिंपली मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, बी एक्स को एक्स से बी एक्स स्क्वायर बन गया, बी एक्स को -1 से ये माइनस बी एक्स हो गया, प्लस सी को एक्स से किया प्लस सी एक्स हो गया, प्लस सी को -1 से किया तो माइनस सी हो गया। हमारे पास ए को अंदर किया तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो चुका है। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग कोफिशेंट फॉर टर्म्स के कोफिशेंट्स का कंपैरिजन करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे आता है ए प्लस बी, और इधर एक्स का कोई भी कोफिशेंट नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या आ जाएगा 0, और इधर है ए प्लस बी लिख दिया गया। ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाती है -1/2। अब हमने एक्स टर्म के कोफिशेंट्स का कंपैरिजन करना है। फॉर एक्स टर्म उसके कोफिशिएंट देखें तो इधर एक्स का टर्म है, एक्स की टर्म का कोफिशिएंट है 1, और इधर एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी है, -bx प्लस सी एक्स, तो कोफिशिएंट्स आते हैं -b प्लस सी। अब यहाँ पे b की वैल्यू तो -1/2 निकाल चुके हैं, तो ये -1/2 b की जगह पुट कर दिया गया, और एक ये माइनस है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1/2 बनता है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए c को इधर रख लें, -1/2 इधर आकर बना दें, ये प्लस का 1/2 था, दूसरी साइड पे जाके ये -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये c की वैल्यू 1/2 आती है हमारे पास। ये होगी हमारे पास a की वैल्यू, ये होगी b की वैल्यू, और ये होगी हमारे पास c की वैल्यू। अब जो हमने a, b और c की वैल्यूज़ निकाली थी, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, ठीक है, इसमें a, b, c की वैल्यूज़ जाएंगी। a की वैल्यू हमने बता चुका हूँ कि क्या क्या निकाली, a की वैल्यू 1/2, b की -1/2 और c की 1/2। वैल्यूज़ पुट की तो यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। ये 2 तो वैसे ही सिंपली नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो रहा है नीचे आकर मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर 2 नीचे आएगा। इन दोनों का एलसीएम लिया तो बटे में 2 है इसके भी और इसके भी 2, तो सिंपली 2 आ गया, ऊपर आ गया जी -x + 1। अब ये जो 2 है ऊपर डिवाइड हो रहा है, नीचे आकर ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, जब भी पहली टर्म नेगेटिव होगी, -1 + 1 है, ठीक है, पहली टर्म जब भी आपके पास नेगेटिव होगी आपने माइनस कॉमन निकाल देना। मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया सिंपली। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, x - 1 वैसे ही आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है कि आपने दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेना है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू ये तो सोल्यूशन हो चुका है। अब इसका इंटेग्रल चाहिए तो दोनों साइड्स पे इंटेग्रल ले लेंगे। 1/2 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, बाहर लिख दिया। यहाँ पे भी बटे में 2 है, एज अ 1/2 कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, बाहर लिख दिया। अंदर बचेगा x - 1 ऊपर और नीचे बचेगा x² + 1, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली नीचे फंक्शन, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है ln x - 1 आंसर आ जाएगा। ये -1/2 है। अब हमने क्या करना है, वही पिछली चीज़ जो 18वें क्वेश्चन में थी। अब यहाँ पे देखें कि x² + 1 आपका फंक्शन है, अगर इसका डेरिवेटिव लिया जाए वो हमारे पास आता है 2x, यानी कि ऊपर होना चाहिए था 2x। ऊपर तो है अकेला x और साथ ही साथ यहाँ पे -1 भी है। हमने यहाँ पे फ्रैक्शन जो है वो स्प्लिट कर देनी, यानी कि एक सिंगल फ्रैक्शन की जगह 2 फ्रैक्शंस बना देंगे हम, ठीक है। x के बटे में x² + 1 अलग कर दिया, -1 के बटे में x² + 1 अलग कर दिया। अब दोनों का इंटेग्रल भी अलग अलग कर दिया जाएगा, इसका इंटेग्रल अलग और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और इस वैल्यू का इंटेग्रल अलग 1/2 एज अ कोफिशिएंट साथ आ जाएगा। अब नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनना चाहिए। ये नीचे फंक्शन है x² + 1, ठीक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए। अब ऊपर तो अकेला है x, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने 2 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया। अब यहाँ पे अब जो चीज़ यहाँ पे समझने वाली, अभी मैं 18वें क्वेश्चन में आपको बता के हटाऊँ कि 1/1 + x² हो या 1/1 + x², तो अगर आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव फार्मूलाज याद हैं तो ये डेरिवेटिव आता है tan इनवर्स x का लेके, तो tan इनवर्स x इसकी जगह आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, ठीक है। ये आपके पास एट द एंड आंसर हो जाता है। अब ये 1/4 बन गया था, ऊपर नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू रूल 2 ऑफ इंटीग्रेशन, इसका आंसर आ जाएगा ln × x² + 1।
ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व हो जाएगा। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 के रिलेटेड है। इसमें भी अगर देखा जाए तो हमारे पास डिनोमिनेटर में दो फैक्टर्स हैं, एक है लीनियर और दूसरा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक फैक्टर जो है वो इररेड्यूसेबल है, वही 18वें क्वेश्चन में भी यही था, 19वें में भी यही है और 20वें में भी यही है। इसको भी हम पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक के थ्रू रिजॉल्व कर लेंगे। एक सिंगल फ्रैक्शन की जगह दो फ्रैक्शंस बन जाएंगी, सेम वही है, सिर्फ लीनियर फैक्टर चेंज हुआ है और ये कुछ न्यूमिनेटर में वैल्यू चेंज हुई है अगर आप गौर करें तो। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब हम दोनों साइड्स पे एलसीएम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये है हमारा एलसीएम। अब न्यूमिनेटर वाली चीज़ बच जाती है 9x माइनस 7। ए के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है, बी एक्स प्लस सी के साथ इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये चीज़ हमारे पास कुछ यूँ हो जाती है, इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है कि ये x प्लस 3 जो फर्स्ट लीनियर फैक्टर है, ज़ीरो के इक्वल इसको कंसिडर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ पे भी x है उसकी जगह -3 पुट कर दें तो ये -3 प्लस 3 ये ज़ीरो हो जाएगा, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे -3 का स्केयर +1 आएगा। ठीक है, इसको सोल्व किया जाए ये तो 10a बन जाता है। यहाँ पे x की जगह -3 आ जाएगा, इसको सोल्व किया जाए तो ये -34 आ जाता है। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिलेशन होगी तो ये -17/5 ए कोफिशिएंट का आंसर आ जाता है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, री राइट इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है हम इसको री राइट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 को री राइट किया, ए को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये ए एक्स स्केयर प्लस ए बन जाएगा। बी एक्स को एक्स से करेंगे तो बी एक्स स्केयर आ जाएगा, बी एक्स को 3 से करेंगे तो 3bx आ जाएगा, सी को एक्स से करेंगे तो ये सी एक्स आ जाएगा, सी को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 3c आ जाएगा। अब हमने दोनों साइड्स पे कोफिशिएंट्स का कंपैरिजन करना है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स फॉर टर्म्स। सबसे पहले देखें कौन सी टर्म आती है, एक्स स्केयर। इधर एक्स स्केयर वाली टर्म कोई नहीं है, इधर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है, 0, वो 0 लिख दिया गया। इधर एक्स स्केयर टर्म के कोफिशिएंट क्या क्या हैं, ए और ए प्लस का बी, ए प्लस बी आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या आ जाती है, -17/5। ठीक है, ये -17/5 है, इधर इधर आकर ये प्लस का 17/5 हो जाएगा, ये बी कोफिशिएंट की वैल्यू आ गई है। अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं एक्स टर्म के। ठीक है, एक्स टर्म का इधर कोफिशिएंट क्या है, 9। इधर एक्स वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, 3bx प्लस सी एक्स। तो कोफिशिएंट आते हैं 3b और ये प्लस का c, 3b प्लस c लिख दिया गया। b की वैल्यू 17/5 आई है, इस b की जगह 17/5 इंसर्ट कर दें। अब ये 17 3 बार 51 होता है तो 51/5 बन जाता है, एक 51/5। अब ये प्लस की वैल्यू उधर जाकर माइनस की हो जाएगी, 9 - 51/5। इसके एलसीएम लेंगे तो ये 45 - 51/5 बन जाता है। मैं बार बार बताता हूँ कि आपने किसी भी पॉइंट पे आपको कोई कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी सी की वैल्यू निकल आएगी -6/5। ठीक है, तो इस सी की वैल्यू को अब हम देखें कि हमारे पास तीन कोफिशिएंट्स थे ए बी सी, तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम इसको तीनों को वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में इंसर्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में हमने पुट किया ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू। अब यहाँ पे 5 एलसीएम हो रहा था, 5 एलसीएम बना दिया, 17x - 6 ऊपर बन जाता है। अब यहाँ पे 5 डिवाइड हो रहा है, वो नीचे आकर मल्टीप्लाई, इधर भी 5 डिवाइड हो रहा था, वो नीचे आकर इधर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम दोनों साइड पर जब इंटेग्रल लेंगे तो ये देखें -17 ऊपर से और नीचे से 5 एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 एज अ कोफिशिएंट बाहर आएगा। वजह क्या, आप जब तक बटा नहीं सेपरेट करेंगे 17 और 6 एज अ कोफिशिएंट बाहर नहीं आएंगे। हम सिर्फ सेपरेट करेंगे, ये जो 5 है वो जो कोफिशिएंट के तौर पे बटे में 1/5 के तौर पे बाहर आ जाएगा। इधर -17/5 कोफिशिएंट आया। अब यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है, नीचे वही चीज़, सेम वही काम है जो क्वेश्चन नंबर 18 19 में किया है कि नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसका डेरिवेटिव लिया जाए तो वो आता है 2x, मगर हमारे पास तो ऊपर है 17x। तो इसका मतलब है कि हमने इसको सेपरेट करना है। हमने 17x के बटे में वैल्यू अलग का डिनोमिनेटर अलग कर दिया, -6 का डिनोमिनेटर अलग कर दिया। अब यहाँ पे देखें कि 17 एज अ कोफिशिएंट अब बाहर आता है, डिनोमिनेटर सेपरेट करके 17 एज अ कोफिशिएंट बाहर आया। तो ये नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, पहले हमने इंटेग्रल अलग अलग करना है। यहाँ तक मैंने ये स्टेप तक देख लें कि मैंने डिनोमिनेटर सेपरेट किया है, 17x का सेपरेट और
माइनस एक्स का सेपरेट। अब नेक्स्ट क्या किया, अब ये देखें कि इंटेग्रल दोनों का अलग अलग होगा, इंटेग्रल का साइन इसके साथ अलग आएगा, इसके साथ अलग, और 1/5 एज अ कोफिशिएंट इसके साथ अलग आएगा, इसके साथ अलग। तो हमने यही किया, 1/5 पहले इंटेग्रल के साथ अलग और दूसरे इंटेग्रल के साथ अलग का है। अब इधर ये चीज़ देखने वाली है कि ये 17 जो है एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, ये 17/5 बन जाएगा। इधर 6 जो है एज अ कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो ये 6/5 बन जाएगा। नीचे है फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर उसका डेरिवेटिव 2x होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ऊपर होना चाहिए 2x, ऊपर है अकेला x। हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इधर ये देखें 6/5 एज अ कोफिशिएंट बन गया था, 1/1 प्लस एक्स के लिए 1/x² प्लस 1। 18वें में भी यही था, 19वें क्वेश्चन में भी यही है, ये 20वें क्वेश्चन में भी यही है कि ये वाली जो चीज़ है tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आती है। अगर आपको डेरिवेटिव फार्मूलास आते हैं तो ये tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो इसकी जगह इसकी इंटीग्रेशन लिखी थी tan इनवर्स एक्स। इधर नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव बना दिया गया, तो ln x प्लस 1, ये नीचे वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये फंक्शन आ जाएगा, और ये 17/10 बन जाता है हमारे पास। इससे नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर सही है। अगर उसने कोई कॉमन निकाल है कोई कोफिशिएंट को, तो आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बटे में यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 और ये 5 है, 5 एज अ कोफिशिएंट बाहर जा सकता है। ये हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए यहाँ तक।